अंग्रेज़ी के, उर्दू के, फ़ारसी के अनेक ऐसे चिंतक, विचारक, शासक हुए हैं जिनकी आत्मकथाएं लिखी गईं, पढ़ी गईं और उन आत्मकथाओं के अनुवाद का एक सिलसिला, एक परंपरा वह भी चलती रही। जहांगीर को हम न्यायप्रिय शासक के रूप में जानते हैं। मुग़ल सम्राट जहांगीर की फ़ारसी में लिखी गई रचना, जो आत्मकथात्मक रचना है, उसका हिंदी में ब्रज रत्न दास ने जहांगीर नामा शीर्षक से अनुवाद किया था। 1957 में जहांगीर नामा, जिसे जहांगीर की आत्मकथा के रूप में अनुदित किया गया, अनुवाद किया गया और वो प्रकाशित भी हुई और उसे, उसका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने पढ़ा भी। नयनतारा सहगल की अंग्रेज़ी में लिखी आत्मकथा, जिसका हिंदी में अनुवाद मुकुंदी लाल श्रीवास्तव ने मेरे बचपन की कहानी शीर्षक से किया था। नयनतारा सहगल एक जाना माना नाम है साहित्य की, समाज की, संस्कृति की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में, और उन्होंने अपनी आत्मकथा अंग्रेज़ी में लिखी थी। उसका अनुवाद मेरे बचपन की कहानी शीर्षक से मुकुंदी लाल श्रीवास्तव ने बहुत अच्छा अनुवाद, बड़ा सहज अनुवाद किया है। त्रिलोक्यनाथ चतुर्वेदी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद महादेव साहा ने जेल में 30 वर्ष नाम से किया। वेद मेहता की आत्मकथा को डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मेरा जीवन संघर्ष 1957 में इस शीर्षक से अनुवाद किया। वेद मेहता उनकी आत्मकथा थी और डॉक्टर शिव कुमार शर्मा उनके अनुवादक बने और मेरा जीवन संघर्ष उन्होंने इस शीर्षक से अनुवाद किया। इस आत्मकथा में अंग्रेज़ों की कूटनीति, भारत विभाजन, शरणार्थी समस्या, ऐसे न जाने कितने समकालीन समसामयिक मुद्दों को प्रकाश में लाया गया। हम जानते हैं कि आत्मकथा लेखन का प्रयोजन भी एक विशेष होता है। उसके माध्यम से लेखक न केवल अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में, अपितु अपनी प्रेरक समस्याओं, अपनी प्रेरक स्थितियों, अपनी प्रेरक घटनाओं, इन सब को भी वो अपनी आत्मकथा में जोड़ता है। समसामयिक परिवेश को, समसामयिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं और चुनौतियों को, और क्योंकि उस समय भारत विभाजन एक बड़ी त्रासदी थी और उस त्रासदी के कारण क्या थे, उसके दुष्प्रभाव क्या थे, शरणार्थी समस्या देश के लिए क्या बड़ी समस्या बनी, इन सब को, और अंग्रेज़ों की कूटनीति, क्योंकि उन्होंने इस विभाजन में भूमिका निभाई। वो तो चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और इस दृष्टि से इस आत्मकथा में इन सब घटनाक्रमों का वर्णन किया गया। अनंत वासुदेव सहस्रबुद्धे की मराठी में लिखी गई आत्मकथा का अनुवाद वी न आत्रे ने मेरा जीवन विकास, यानी मेरी जो विकास यात्रा है जीवन की, उसको मेरा जीवन विकास 1958 में इस शीर्षक से अनंत वासुदेव सहस्रबुद्धे की जो रचना थी, जो मराठी में मूलतः लिखी गई थी, उसका अनुवाद हिंदी में किया था। 20वीं शताब्दी के छठे शतक में, यानी छठे दशक में हम देखें, लिखी गई आत्मकथाओं में दीवान सिंह मफ्तून की उर्दू में रचित आत्मकथा नाकाबिले फरामोश का अनुवाद जगन्नाथ प्रभाकर ने त्रिवेणी नाम से किया। हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेज़ी, इसी तरह फ़ारसी से हिंदी और हिंदी से फ़ारसी। रुबाइयात उमर खय्याम इसका एक सशक्त उदाहरण है। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद अंग्रेज़ी में फिट्ज़जेराल्ड ने किया और फिर हरिवंश राय बच्चन ने अंग्रेज़ी से हिंदी में मधुशाला के रूप में किया। तो वो तो एक तरह की रुबाइयों का काव्यात्मक अनुवाद था। लेकिन इस तरह की रचनाएं जो आत्मकथात्मक हैं, जो निश्चित रूप से उर्दू से हिंदी में रचित हैं, अनुदित हैं, उसका स्वरूप भी हम इस तरह के नाकाबिले फरामोश का अनुवाद जो हमारे सामने त्रिवेणी शीर्षक से आया देख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का अनुवाद महेंद्र चतुर्वेदी ने
आज़ादी की कहानी 1965 में इस शीर्षक से किया था। 20वीं शती के 7वें दशक में विदेशी लेखकों की आत्मकथाएं अत्यधिक प्रकाश में आई, चर्चा में आई, सुपठ्य बनी। क्वामे एंक्रूमा को घाना का गांधी शीर्षक से अनुदित किया गया और ये कहा भी जाता है कि वो वहाँ के घाना के गांधी हैं। इस दृष्टि से उनकी आत्मकथा को श्यामू सन्यासी ने अफ्रीका जागा इस शीर्षक से अनुवाद किया। प्रसिद्ध चीनी क्रांतिकारी U.T. हेसु की आत्मकथा अदृश्य संघर्ष 1964 में प्रकाश में आई। एंथनी सिल्वेस्टर कृत लिविंग विद कम्युनिज्म को हिंदी में विजयश्री भारद्वाज ने साम्यवाद के मेरे अनुभव शीर्षक से अनुवाद में किया। हम देख सकते हैं कि अनुवाद में राजनीति भी आई, दर्शन भी आया, वैचारिकता भी आई और इसके साथ साथ समाज और संस्कृति भी आई। तो ये अनुवाद किस तरह से विश्व के लिए उपकार का, परोपकार का काम करते हैं, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। यह रचना साम्यवादी आंदोलन के भीतरी परिदृश्य को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा तज़्ज़ुके बाबरी तुर्की में लिखी गई थी। अब हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू, तुर्की, इन सब से हिंदी में अनुवाद की परंपरा रही है और तुर्की में लिखित तज़्ज़ुके बाबरी का अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो मध्यकाल के, भक्तिकाल के बड़े चर्चित, बड़े प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं, नीति काव्य उनका विलक्षण और अद्भुत है और उनको अकबर के दरबार का कवि भी माना जाता है। उन्होंने 1590 में फ़ारसी में इसका अनुवाद किया था, यानी तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया। 1971 में फ़ारसी से इसे हिंदी में भी श्री मथुरालाल शर्मा ने अनुवाद करके प्रस्तुत किया। यह आत्मकथा बाबरकालीन भारत का एक प्रामाणिक दस्तावेज बनती है। अरविंद घोष, वह भी एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में भारत में उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। उनकी आत्मकथा का अनुवाद जगन्नाथ ने अपने विषय में शीर्षक से किया था। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि जोश मलिहाबादी की आत्मकथा को हंसराज रहबर ने यादों की बारात शीर्षक से प्रस्तुत किया था। हम देख सकते हैं कि कवि, शायर, गीतकार और तमाम तरह के सिनेमाई जगत के लोग, राजनीतिक जगत के लोग, इन सब की आत्मकथाएं जब आईं तो उनकी पठनीयता बनी। हंसराज रहबर एक बड़ा नाम है साहित्य की दुनिया में, भाषा की दुनिया में, अनुवाद की दुनिया में। उन्होंने यादों की बारात शीर्षक से, शीर्षक भी कितना मोहक हो सकता है, कितना आकर्षक हो सकता है, कितना प्रेरक हो सकता है, ये हम इस तरह के अनुवादों से देख सकते हैं। B.K. माधवन कुट्टी की आत्मकथा का अनुवाद A. गोपीनाथ ने खतरा मेरे हमराही इस शीर्षक से 1976 में किया था। आत्मकथा में आत्मविश्लेषण के साथ साथ रहस्य, रोमांच, इन सब का भी विस्तृत व्यापक वर्णन मिलता है। अमृता प्रीतम पंजाबी की बड़ी प्रसिद्ध कथाकार हैं। उनकी आत्मकथा हिंदी जगत में जब अनुवाद हुआ तो बड़ी लोकप्रिय हुई, पुरस्कृत सम्मानित भी किया गया उनको। अनुवाद बटुक शंकर भटनागर ने रसीदी टिकट 1977 में किया था। वास्तव में रसीदी टिकट ने हिंदी जगत में भी बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। उसको बड़े मन से, बड़े चाव से लोगों ने पढ़ा और दूसरों को प्रेरित भी किया। इस रचना में आत्मकथा में आत्म सत्यों को बेझिझक प्रस्तुतिकरण करने का उदाहरण मिलता है। बहुत कम आत्मकथाएं होती हैं जिसमें आत्मकथा लेखक ईमानदार रह पाता है। पूरी तरह से ईमानदारी बरतना या पूरी तरह ईमानदारी से जीवन के समस्त पक्षों, घटनाओं का उल्लेख करना, यह चुनौती होती है। लेकिन अमृता प्रीतम ने जो अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत किया, जिसे रसीदी टिकट, जो प्रतीकात्मक शीर्षक के साथ उसका अनुवाद हुआ, वह हमारे सामने उपस्थित हुई। कमला दास की आत्मकथा का अनुवाद सुदर्शन चोपड़ा ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। इस आत्मकथा के द्वारा पश्चिमी सभ्यता में रंगे हुए
संभ्रांत समाज का वास्तविक रूप, उनका यथार्थ, इसको उद्घाटित करने का काम उस आत्मकथा में किया गया। लक्ष्मीनाथ बंज बरुआ की बंगला में लिखी गई आत्मकथा को हंस कुमार तिवारी ने मेरी स्मृतियां शीर्षक से 1979 में अनुवाद किया। प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा पंजाबी भाषा में आई और उसका फिर हिंदी में अरुण सरीन ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह शीर्षक से अनुवाद किया। बाद में उस पर एक पिक्चर भी बनी और आत्मकथा का सार है, निरंतर कर्मरत, संघर्षरत रहने पर ही सफलता मिलती है। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की आत्मकथात्मक या जीवनी परक रचनाओं के अनुवाद का भी एक सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। सभी आत्मकथाओं के अनुवाद नहीं होते, लेकिन जिस आत्मकथा ने समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस व्यक्ति ने, जिस पात्र ने या जिस राष्ट्र चरित्र ने, तो उनकी आत्मकथाओं के अनुवाद से निश्चित रूप से पाठक जगत उपकृत होता है। प्रसिद्ध पंजाबी कथाकार करतार सिंह दुग्गल की आत्मकथा स्मृतियों के आईने में नाम से, इसी शीर्षक से उसका अनुवाद हुआ। प्रसिद्ध नाटककार और रंगकर्मी बलवंत गार्गी की अंग्रेजी में लिखी गई आत्मकथा हिंदी में जब अनुदित हुई तो नंगी धूप शीर्षक से 1980 में अनुवाद हुआ और प्रकाश में आई। फिल्म अभिनेत्री दुर्गा खोटे की मराठी में लिखी आत्मकथा को कुसुम भावे ने मैं दुर्गा खोटे शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। इसी प्रकार सत्यजीत रे की आत्मकथा का अनुवाद संदीप मुखोपाध्याय ने जब मैं छोटा था इस शीर्षक से किया है। हम जानते हैं कि शीर्षक अनुवाद में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नेहरू के इंदिरा जी के नाम लिखे हुए पत्रों का अनुवाद हिंदी में आया तो वह हुआ पिता के पत्र पुत्री के नाम। इस प्रकार से बहुत सी भारत एक खोज या भारत की खोज, इस तरह से भी अनुवाद होते रहे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया शीर्षक से जो पुस्तक थी उसका अनुवाद 2, 3, 4 अनुवाद हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो अनुवाद हैं ये वास्तव में प्रेरक बनते हैं, पठनीयता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आत्मकथाकार इस तरह के अनुवादों में, इस तरह की रचनाओं में अपने बाल्य जीवन को कैसे जीवंत बनाता है, इसका चित्रण अनुवादक उसी मानसिकता से, उसी वैचारिकता से, उसी भावनात्मकता से करता है। कन्नड़ के साहित्यकार शिवराम कारंत की आत्मकथा को B.R. नारायण ने पगले मन के 10 चेहरे, अब ये शीर्षक फिर से हमें एक अपनी तरफ आकृष्ट करता है। पगले मन के 10 चेहरे इस शीर्षक से 1985 में इस रचना का अनुवाद हुआ। कन्नड़ के बहुत चर्चित और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शिवराम कारंत, उनकी आत्मकथा, इसका B.R. नारायण ने अनुवाद किया। सुप्रसिद्ध चिंतक और राजनीतिज्ञ डॉक्टर कर्ण सिंह, उनकी आत्मकथा को हिंदी में रामेश्वर प्रसाद मालवीय ने युवराज बदलते कश्मीर की कहानी इस शीर्षक से 1985 में अनुवाद किया, प्रकाश में आई और उसको भी पठनीयता बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। शंकर राव खैरात की आत्मकथा को डॉक्टर केशव पद्मवीर ने तरल अंतराल 1987 में इस शीर्षक से अनुवाद किया और आत्मकथा समकालीन भारतीय समाज का एक दस्तावेज बन गई, एक प्रामाणिक रचना बन गई। इसमें समाज में व्याप्त भयंकर विषमता, असमानता, दरिद्रता, पीड़ा, शोषण, इनका बड़ा बेबाकी से, बड़ी सटीकता के साथ चित्रण किया गया। इस तरह आत्मकथा लेखन तथा उसके अनुवाद करने की परंपरा का इतिहास बहुत लंबा है। इन आत्मकथाओं पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि विषय वस्तु, भाषा, शैली, शिल्प, इन सब की दृष्टियों से इनमें पर्याप्त वैविध्य भी है। यानी आत्मकथा लेखक जिस विविधता को प्रस्तुत करता है, अनुवादक उस विविधता की रक्षा करते हुए उस भाषा, उस शैली का मान रखते हुए यथासंभव प्रयत्न करता है। हालांकि अनुवाद की अपनी बहुत सी सीमाएं होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यदि अनुवादक समर्थ है,
योग्य है, अनुभवी है, तो वो इस तरह के अनुवाद अपनी अधिकार चेतना के साथ करता चलता है। विषय वस्तु के रूप में साहित्यकारों की जीवनी, साहित्यकारों के दर्शन, साहित्यकारों की दृष्टि, उनकी संवेदना आदि को अनुवाद करते हुए, शिक्षाविदों के अनुभवों को अनुवाद करते हुए, बहुत से वैज्ञानिकों की रचनाओं, आत्मकथाओं के अनुवाद, उन्होंने जीवन में जो कुछ प्रदेय उनका है, अवदान उनका है, खोज उनकी है, उपलब्धियां उनकी हैं, उन सब का भी सप्रमाण अनुवाद किया जाता है। यानी अनुवाद में न छोड़ो न जोड़ो के सिद्धांत का यथासंभव अनुपालन करते हुए और लक्ष्य भाषा की प्रकृति, लक्ष्य भाषा की पठनीयता, इसका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे अनुवाद हमारे यहाँ हुए हैं। राजनीतिज्ञों की आत्मकथाओं के अनुवाद, क्रांतिकारियों की आत्मकथाओं के अनुवाद, हम जान सकते हैं कि ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनकी प्रेरक आत्मकथाएं अनुदित होकर हिंदी जगत या भारतीय भाषाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी हैं। बहुत से फिल्मी अभिनेता, अभिनेत्रियां, उनके अनुवाद हुए। बहुत से अलग अलग वर्गों के व्यक्तियों की आत्मकथाओं में हमें अनुवाद की ये परिपाटी मिलती है। देशी और विदेशी, भौगोलिक दृष्टि से भी विभिन्न देशों के लोगों की आत्मकथाएं इसकी विविधता को प्रमाणित करती हैं। यानी हिंदी साहित्य में या भारतीय भाषाओं के साहित्य में अन्य अनेक प्रकार की विधाओं के अनुवाद की परंपरा, जैसे कविता में बहुत से अनुवाद हुए और बड़े लोकप्रिय हुए। न केवल संस्कृत साहित्य से, प्राचीन हिंदी से, मध्यकालीन हिंदी से और फिर आधुनिक हिंदी की रचनाओं से काव्यानुवाद हो, गद्यानुवाद हो, कथात्मक या नाट्यात्मक अनुवाद हो, इन सब की एक लंबी परंपरा मिलती है। और इन अनुवादों में समय की, समसामयिकता की चिंता को, समस्याओं को उद्घाटित करने का एक सिलसिला भी मिलता है। लगभग सभी आत्मकथाएं लेखकों की निजी अनुभूतियों से जुड़ी हुई हैं। उनके जीवन यापन पर, उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालने वाली ये आत्मकथाएं दिखाई देती है। इनके माध्यम से समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य ये भी उभर कर आते हैं। यह भी इन आत्मकथाओं का या उनके अनुवाद का एक विलक्षण प्रदेय है, अवदान है। शिल्प की दृष्टि से भी पर्याप्त विविधता इन अनुवादों में और इन मूल रचनाओं में देखने को मिलती है। एक और जहाँ तथ्य प्रधान विवरणात्मक शैली में लिखी गई आत्मकथाएं हैं, जिसमें तथ्यों पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें यथासंभव प्रामाणिकता पर विचार किया गया, चिंतन किया गया और विवरण देते हुए भी तथ्यों से इधर उधर जाया ना जाए, बचा जाए, इसकी कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ कथात्मक शैली में लिखी गई ऐसी बहुत सी आत्मकथात्मक रचनाएं हैं, उनका भी अनुवाद हमें पढ़ने को मिला। ऐसे ही आत्मकथाओं के अनुवाद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक कथात्मक रस, कथात्मकता का आनंद यह प्राप्त होता है। इसलिए समग्रता के साथ हम अगर विचार करें तो कह सकते हैं कि हिंदी में अनुदित आत्मकथाओं का परिदृश्य ये बहुत व्यापक और बड़ा समृद्ध परिदृश्य रहा है। आत्मकथा और उनके अनुवाद का यह सिलसिला अब तेजी से और आगे बढ़ रहा है, जो कि अनुवाद और भारतीय साहित्य की दृष्टि से प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। अब तो सिलसिला यह भी चल निकला है कि हिंदी की कथा लेखिकाओं की आत्मकथा, हिंदी की कवियत्रियों की आत्मकथा, हिंदी के नाटककारों की आत्मकथा, इन पर इस प्रकार की आत्मकथात्मक रचनाओं पर और अनुदित आत्मकथाओं पर अब तो शोध का सिलसिला भी चल निकला है। यानी पीएचडी करते हुए ऐसी आत्मकथात्मक रचनाओं का अध्ययन किया जाए जो अनुदित भी हैं, और अगर मूल भाषा में लिखित आत्मकथा सबके लिए पठ्य नहीं हो पाती, पठनीय नहीं हो पाती, क्योंकि भाषा का अवरोध उसमें रहता है, भाषा की अज्ञानता एक बाधा उत्पन्न करती है, तो अनुवाद के माध्यम से हम ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों की आत्मकथाओं का अनुवाद जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी जानकारियाँ उस भाषा के साहित्य की, उस भाषा में चिंतन की श्रृंखला की मिलती हैं। इसलिए
ऐसी रचनाओं के, क्योंकि बहुत सी आत्मकथाएं तो ऐसा लगता है जैसे महाकाव्यात्मक आत्मकथाएं हैं, यानी वो आत्मकथाएं बृहत भी हैं, बड़ी और प्रेरक भी हैं। उन आत्मकथाओं के माध्यम से हमें व्यक्ति के जीवन में, समुदाय के जीवन में कैसे कैसे संघर्ष आते हैं, कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं और किस तरह वो उन संघर्षों, उन चुनौतियों का सामना करता है, ये भी हम देख सकते हैं। अब तो दलित समाज में भी आत्मकथा लेखन की एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है। उसमें दलित समुदाय में महिलाएं लेखक या पुरुष लेखक, वो भी बहुत सी आत्मकथाएं निरंतर लिख रहे हैं, प्रकाश में आ रही हैं। उन आत्मकथाओं से हमें भारतीय अतीत में, भारतीय समाज में जो असमानता थी, जो विद्रूपताएं थीं, जो ऐसी परंपराएं थी जिनको हमने त्याग देना ही बेहतर समझा, आज उनका अवलोकन, उनका मूल्यांकन भी हम कर पाते हैं। बहुत सी आत्मकथाओं में प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आत्मकथा लेखक स्वयं ही प्रमाण होता है कि वो जो कह रहा है, वो जो लिख रहा है, वो कितना तथ्यात्मक है, कितना प्रामाणिक है। लेकिन शोधार्थी जब उस पर काम करते हैं, मूल रचना पर या अनूदित रचना पर, तो इन तथ्यों की खोज करते हैं, उनकी प्रामाणिकता पर चिंतन, मनन और विचार भी करते हैं। उसकी भाषा शैली पर, उसकी अनुवाद शैली पर, उसके अनुवादकीय प्रदेय पर भी चिंतन मनन किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि आत्मकथा लेखन हिंदी जगत में जब आया, हमने आधुनिक काल को गद्य काल के रूप में देखा। और गद्य काल की चर्चा जब हम करते हैं तो भारतेंदु युग से द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, तो भारतेंदु युग में बहुत सी आत्मकथाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम इस आधार पर वर्गीकरण करें, अगर हम आत्मकथा लेखन और उनके अनुवादकीय इतिहास पर विचार करें, तो हम उसको कुछ कालखंडों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं कि भारतेंदु युग की मौलिक आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं, किन किन रचनाकारों ने, किन किन सामाजिक चिंतकों, विचारकों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अनुवाद किए या मूल रूप से आत्मकथा लिखी है। बहुत से चिंतक, विचारक, अनुवादक भी थे, लेखक अनुवादक भी थे। एक अच्छी बात यह है कि भारतेंदु स्वयं अनुवादक थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी अनुवादक थे, और छायावाद में भी अनुवाद खूब हुआ। कवियों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने, आलोचकों ने अनुवाद किए। और उसके बाद फिर छायावादोत्तर साहित्य में प्रेमचंद बड़े अनुवादक के रूप में आए, रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े अनुवादक के रूप में हमारे सामने आए, धर्मवीर भारती ने अनुवाद किए, अज्ञे ने अनुवाद किए। इन्हें जहाँ कहीं भी कोई इस तरह की रचना मिली जो प्रेरक है, जो मार्गदर्शक है, जो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक आदर्श स्थापित करती है, जिसकी आत्मकथा को या जिसकी कथात्मक या नाट्य रचना को अनुवाद करने से दुनिया को, समाज को या समुदाय को लाभ होता है, इस तरह के अनुवाद की परिपाटी परंपरा चल निकली। तो मित्रों, कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में मौलिक आत्मकथाएं, अनूदित आत्मकथाएं, इसी तरह छायावाद में और छायावादोत्तर पूरी साहित्यिक परंपरा में, चाहे वो कविता का इतिहास हो, चाहे वो गद्य का इतिहास हो, चाहे वो आलोचना की दुनिया हो, इन सब में इस प्रकार के मौलिक आत्मकथात्मक लेखन का एक सशक्त इतिहास मिलता है। और अनूदित यानी अनुवाद करते हुए आत्मकथात्मक रचनाओं का अनुवाद, वह भी अलग अलग तरह से सुपठ्य बनाने की कोशिश की गई है। ये एक बड़ा प्रदेय, एक बड़ा अवदान आत्मकथा की दुनिया में हमें मिलता है। और आज भी लगातार आत्मकथा लिखी जा रही हैं 21वीं शताब्दी में। यानी अगर हम इस शताब्दी की आत्मकथात्मक रचनाओं का मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिलसिला है ये पहले की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। बहुत से लोग जो व्यवसाय में हैं, जो उद्योग में हैं, जैसे टाटा बिरला, उनकी आत्मकथा भी प्रकाश में आई। और हम देख सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, मूल्यों के लिए, देश के लिए बहुत काम किया। इसीलिए
वो अपनी आत्मकथा से देश दुनिया को अवगत कराना चाहते हैं और ऐसी रचनाओं के अनुवाद भी हम सब के लिए बड़े प्रेरक बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो आत्मकथा के अनुवाद का एक इतिहास, सुदीर्घ इतिहास था हमारे पास, जो कि भारतेंदु युग से विशेष रूप से हम देख सकते हैं। और धीरे धीरे इस तरह की विधा में मौलिक लेखन और अनुवादकीय प्रदे, इसमें निरंतर प्रगति हो रही है, प्रोन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। और हम सब इस तरह की समस्त काव्यात्मक और गद्य रचनाओं के अनुवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक आंतरिक अनविति, एक समरसता, एक समभाव पैदा होता है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग अनुशासनों में जो लोग काम कर रहे हैं, अनुकरणीय हैं, उन सब के प्रदेश से हम इस तरह की अनुदित रचनाओं से लाभान्वित और उपकृत होते हैं। मित्रों, इस विषय को हम यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।